हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाएं चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो फ्यूचर की फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी ना, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासेस क्या हो रही, बीच बीच में रुक जा रही हैं। तो आपको होली के बाद जो होगी कंटिन्यू क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, सारी की सारी क्लास, चाहे वो फिटर की हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे टर्नर हो चाहे कॉस्मेटोलॉजी हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो मेरे प्यारे दोस्त रेगुलर चल रही है, लेकिन अन्य क्लासेस क्या हो रही है, बीच बीच में गैप हो जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं, होली के बाद जो है आपके, होली के बाद नहीं, लगभग 15 मार्च तक, 15 मार्च के बाद हो सकता है आपकी सारी क्लासेस क्या हो जाए, लाइव चलने लगेंगे। ठीक है, क्या सारी क्लासेस क्या होंगी, लाइव स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जिसमें पढ़ क्या रहे थे, फिटर फर्स्ट ईयर की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, व्यवहारिक सुरक्षा एंड स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें क्लास नंबर आज 7 है। ठीक है, लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर आज 7 है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिटर की फुल थ्योरी, किसी भी ट्रेड की फुल थ्योरी पढ़ना है, तो क्या करना, आपको कॉन्सेप्ट आईडी हमारा एप्लीकेशन है, जाइए इसको प्ले स्टोर पर। अभी क्या है, ये थोड़ा वर्किंग प्रोसेस में है, काम हो रहा है इस पर। जैसे ये काम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग क्या करिए, इसे डाउनलोड करके क्या करिए, अपने ट्रेड की जो थ्योरी है उसे मजबूत बना सकते हैं। भाई साहब, आप देखिएगा, इस पे 100% बता रहे हैं कि एकदम कोई कंटेंट से कोई समझौता नहीं रहेगा। जो भी क्लासेस रहेंगी आपको 100% उस पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मजाक किया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी रहे, वो 100% एक ही क्लास रहेगी, लेकिन वो क्या रहेगी, आपको बेहतरीन रहेगी। देखेंगे, हाँ बात कहेंगे भैया, नहीं आपको विश्वास नहीं होगा, किसी भी क्लास की आप देखेंगे तो उसमें 3 डेमो मिलेगा आपको यूट्यूब पर। क्या मिलेगा, कोई भी होगा, कोई भी ट्रेड की क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त, उसको यूट्यूब पर हम 3 डेमो देंगे। ठीक है, कितने, 3 डेमो। आप उस 3 डेमो को देख करके तभी क्लास को ज्वाइन करिएगा, तभी कोर्स को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो आपके लिए हो सकता है कल 2-4 दिन में 1-2 ट्रेड का कोर्स आ जाएगा। उसके बाद होली के बाद आपका फिटर टर्नर मशीनिस्ट, उम्मीद करते हैं हम जितनी भी कोशिश कर सकते हैं आप सबके लिए उतना काम करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करना है, उसके बाद शेयर भी करना है। ठीक, उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है तो हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, जाइए इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा। ठीक है, किस पे, 63 86 70 18 21 पर। किस पे, 63 86 70 18 21 पर आपको कॉल करके अपनी इंक्वायरी को क्या करिए, क्लियर कर लीजिएगा। आप अपने जो भी डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आग लगने के 3 कारक कौन से हैं। बताइए मेरे प्यारे भाई कि आग लगने के जो 3 कारक हैं वो कौन सा है। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊष्मा। बताइए मेरे प्यारे भाई कौन सा सही जवाब होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया जो ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन तीनों से क्या लगती है, आग लगने का ये मुख्य कारक है। ठीक है, ये क्या है, ये मुख्य कारक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम फायर फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। बात समझ में आई ना। अब आप बताइए कि जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इसका क्या है, ये सही जवाब है। लेकिन अब हम आपसे पूछें कि आग क्यों लगती है। ठीक है, आग क्यों लगती है, तो आप बोलेंगे भैया ईंधन जब जनरेट होगा तो आग 100% लगेगी ना। तो देखिए ईंधन में क्या होता है, अगर कोई भी ईंधन का कार्य क्या करता है, कोई ज्वलन पदार्थ हो, क्या हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ हो तभी आग लगेगी। ईंधन से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आपका कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये ईंधन के अंतर्गत आएंगे। ये क्या है, ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है। क्या, ज्वलनशील पदार्थ है, ये ज्वलनशील पदार्थ है।
थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए, ज्यादा नहीं। ये क्या है, ये ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी, कागज आदि पदार्थ, ये सब किसमें आते हैं, ईंधन के अंतर्गत आते हैं ना। अब दूसरा आता है कि ऊष्मा। अब बताइए ऊष्मा, ऊष्मा में क्या क्या रहेगा। तो आप बोलेंगे भैया ऊष्मा में मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, वह तापमान, वह तापमान जो ऊष्मा को उसके तापमान तक पहुंचा देता है, इग्निस तापमान तक। जैसे चिंगारी, माचिस, कहने का मतलब जो आग को जला दे, ऊष्मा का कार्य करते हैं, जो आग को जला दे, जैसे माचिस हो गया, ये ऊष्मा क्या करेगा, इसके इग्निस पॉइंट तक पहुंचा देगा, ज्वलनशील पदार्थ तक पहुंचा देगा। जैसे माचिस, चिंगारी, विद्युत की स्पार्क, जब विद्युत स्पार्क करता है उसमें चिंगारी निकलती है ना, वो भी क्या है, वो ऊष्मा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन आता है कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है भाई साहब, जब ये दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे ना तो क्या करेंगे, आग जनरेट कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, सामान्य हवा में 21% का ऑक्सीजन होता है जो आग जलाने का कार्य करता है। ठीक है, हवा में, हवा में 21% ऑक्सीजन होता है। कितना, 21% ऑक्सीजन होता है जो आग जलाने में मदद करता है, जो आग जलाने में मदद करता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई ना। अब तीनों बात को, अब इस तीनों को हम मिला करके क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। बताइए, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रेस के पहले 45 मिनट, या उपचार के बाद के पहले 30 मिनट। बताइए इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त वो क्या होगा। द गोल्डन आवर इज कॉल्ड द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर द एक्सीडेंट, द फर्स्ट 30 मिनट, द फर्स्ट 45 मिनट्स आफ्टर एडमिशन, द फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट। बताइए इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बताइए भाई। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जो गोल्डन आवर्स होता है ना, गोल्डन आवर्स का मतलब है कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, घटना के, अगर आप घटना, आपके साथ घटना घट गई, उसके बाद के 30 मिनट पहले को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। भाई इसमें बहुत डाउट होता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा कि गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं, घटना के बाद के पहले 30 मिनट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। ओके मेरे प्यारे भाई, तो बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस हो गया। ठीक है, बताइए। तो बात समझ में आई ना कि गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं, घटना के बाद के 30 मिनट पहले सब वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, उसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला उपाय क्या है। बताइए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो सबसे पहला उपाय है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या है, क्या सुरक्षा उपकरण पहनना, चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, या अत्यधिक कुशल कार्य करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो देखिए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला उपाय है वो है मेरे प्यारे दोस्त सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, अगर देखिए अपनी सुरक्षा तो सबसे पहले, हर काम से पहले हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा बरतनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। कोई भी काम स्टार्ट करिए सबसे पहले उसकी सुरक्षा के बारे में जान लीजिए। हम इससे अगर दुर्घटना, हम पहले सोच लीजिए कि मान लो दुर्घटना हो गई तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना है कि हम उससे दुर्घटना से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने से पहले सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है
कि अपशिष्ट कागज सेग्रेशन के लिए बीन्स का कलर कोड क्या है? लाल, नीला, काला, हरा। बताइए, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कोई अपशिष्ट कागज हो, कोई सूखा कचरा हो, ठीक है, सूखा कचरा हो तो उसे किस कलर के कोड में, किस बीन्स में फेंकेंगे, बस यही कह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बोलेंगे कि भैया अगर कोई सूखा कचरा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा शहर में जहां नगर निगम लागू होगा या गांव में भी अब ये प्रक्रिया चल गई है कि भाई साहब गीला कचरा किसमें फेंकना, गीला कचरा किसमें, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक है, सूखा कचरा हो गया, इन सब का कलर कोड दिया गया है, ठीक है। जैसे सूखा कचरा हो गया नीले, अब किसमें, नीले बॉक्स में फेंकना है आपको। तो जो अपशिष्ट कागज है वो सूखा कचरा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका मेरे प्यारे दोस्त? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही। अब बताइए कि जो गीला कचरा होता है उसको कहाँ फेंका, किस कलर में रखा जाता है या फेंका जाता है? तो देखिए जो गीला कचरा होता है मेरे प्यारे दोस्त उसे हरे कलर में फेंका जाता है। किसमें? हरे कलर में। उसका कलर कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। अब बताइए जो काला कलर होता है ना उसे हम किसके लिए उपयोग करते हैं? काला कलर के बॉक्स को हम किसके लिए उपयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त सामान्य अपशिष्ट कचरों को कुछ जगहों पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वो काले कलर का बॉक्स प्रयोग करते हैं, ठीक है। काले कलर का बात समझ में आ गई। अब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त लाल कलर है। लाल कलर का हम उपयोग कहाँ करते हैं ना? देखिए अगर बायोमेडिकल या खतरनाक कचरा हो, जैसे कोई हॉस्पिटल के पास हो, वहां बायोमेडिकल हो या खतरनाक अपशिष्ट हो, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो हम लाल कलर का उपयोग करते हैं बायोमेडिकल की जगह। कहाँ? बायोमेडिकल की जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं? लाल कलर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ क्या होता है? यही है, सॉरी ये नहीं है। निम्नलिखित रोड साइन किस प्रकार का है? पुलिस सिग्नल, अनिवार्य संकेत, सावधानी संकेत, सूचना का संकेत। भाई अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप किसी नेशनल हाईवे से कहीं जा रहे हैं, भाई उस पे साइन बोर्ड बोर्ड लगा रहता है ना, उस बोर्ड से आपको क्या संकेत मिलता है? वो कैसा बोर्ड होता है? वो सूचना का संकेत होता है कि भाई आप सीधे जाएंगे तो प्रयागराज जाएंगे, ठीक है, बाएं मुड़ के जाएंगे तो दिल्ली की तरफ जाएंगे, अगर आप दाएं मुड़ेंगे तो भाई सब बनारस की तरफ जा सकते हैं, या आपको बाएं मुड़ेंगे तो पेट्रोल टंकी आ जाएगी, ठीक है, आगे टोल टैक्स है। तो ये सब क्या है? ये सब बोर्ड जो सड़क पर दिखते हैं ये आपको क्या करते हैं? सूचना देते हैं ना। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अगर इस प्रकार का आपको दिखे फिगर, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये किसका है? ये सूचना का संकेत है। किसका? सूचना का संकेत, इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब होगा। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में एक क्या प्रदर्शित करता है? एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग, एटमॉस्फियर। अब आपको बताना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी आपसे एग्जाम में पूछता है कि ए बी और सी, एक बी सी का मतलब क्या होता है? एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे भैया? ए का मतलब क्या होता है बताइए? ए का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलेंगे भैया ए का मतलब एयरवे होता है, ना कि भाई साहब आपका एटमॉस्फियर होता है, ना अटेंशन होता है, ना अरेस्टिंग होता है। ये तीनों इसके क्या है? ऑप्शन नहीं है। जो आपके ऑप्शन है वो कौन सा है? एयरवे। क्या? एयरवे का मतलब वायुमार्ग, ठीक है। एयरवे, एयरवे का मतलब क्या होता है? वायुमार्ग, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त आपको श्वास कैसा होना चाहिए? जो आपका श्वास मार्ग होता है, सांस लेने का रास्ता होता है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। कैसा? खुला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब कहीं भी फंसा रहेगा तो दिक्कत होती है सांस से। तब देखिए अगर मेरे प्यारे दोस्त जो श्वास नली होती है भाई उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जुकाम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? मुंह से सांस लेने लगते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि अपने जो श्वास मार्ग है, सांस जो सांस लेने की रास्ता है, उसे हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि वो खुला रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर ए और मान लीजिए सपोज दैट आपका एयरवे जो बंद है, श्वास मार्ग वो बंद है, तो आप कैसा करेंगे? तो जैसे मेरे प्यारे दोस्त पीछे जीभ क्या होगी? वो पीछे चली जाएगी आपकी,
जीभ क्या होगी, वो पीछे चली जाएगी जैसे कोई वस्तु फंस जाए। ठीक है, बार बार आपको प्रॉब्लम होती रहती है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपके एयरवे के अंतर्गत आएंगे। एयरवे का मतलब होता है कि सांस मार्ग को, श्वास वाली जो रास्ता होती है उसे हमेशा साफ रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्त कि ब्रीथिंग। क्या बी का मतलब होता है, क्या आपसे पूछ लिया कि भाई साहब एबीसी में बी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग। ओके, अब सी का मतलब बताइए, सी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो सी होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन। क्या, सर्कुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण। ठीक है, परिसंचरण का काम क्या होता है, ये रक्त को संचार करता है। कैसे करता है, रक्त का संचार करता है। ठीक है, जैसे नाड़ी हो गई ना, जो आपकी ये नस हो गई, नब्ज हो गई, जीभ हो गया, पल्स हो गया, इन सब में क्या करना, ये सब जांचने का काम किसका करता है, ये सर्कुलेशन का काम होता है। किसका होता है, ये सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। भाई उम्मीद करते हुए आपको एबीसी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। बताइए, जो जैविक कंपाउंड होता है, आप देखे होंगे कि जैविक कंपाउंड किसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे दोस्त, जो जैविक कंपाउंड होता है ना, उसे हम तोड़कर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, कंपोस्टिंग कहते हैं। आप गांव में देखे होंगे अपने कि भैया जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उसे एक जगह इकट्ठा करके, वही तो आपका जैविक कंपाउंड है। वही क्या कहलाता है, आपका जैविक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो कंपोस्टिंग, ये खाद के रूप में काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका खाद के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब होता है। ठीक है, अब हमें बताइए कि भाई कंपोस्टिंग होता क्या है। ठीक है, जो देखिए कंपोस्टिंग होता है यह एक जैविक अपघटन है। भाई इसमें छोटे छोटे कीटाणु जो होंगे वो जैविक अपघटन करके ये इसे क्या करेंगे, खाद के रूप में परिवर्तन कर देंगे, और इसे हम क्या करेंगे, खाद के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। गोबर को क्या आप तुरंत फेंक देते हैं ले जाकर, नहीं फेंकते ना, खेत में तुरंत फेंक देते हैं नहीं, तो आप क्या करते हैं, जो गोबर होता है गाय का या किसी भी जानवर का मेरे प्यारे दोस्त, उसे आप लगभग 1-2 साल इकट्ठा करके रखते रहते हैं। उसमें जब क्या हो जाता है कि जब जैविक अपघटन होता है ना, जब जब जैविक अपघटन हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तब आपका वो कैसा हो जाता है, वो खाद के रूप में प्रयोग होने लायक हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो खाद के रूप में प्रयोग हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्राकृतिक खाद कहते हैं। क्या, कंपोस्टिंग के बाद हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम प्राकृतिक खाद भी कहते हैं। बात समझ में आई ना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक खाद कहते हैं। अब बताइए कि लैंड फिश क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन है लैंड फिल्स। क्या, लैंड फिल्स ऑप्शन है। अब ये लैंड फिल्स क्या होता है, लैंड फिल्स का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ लिया कि लैंड फिल्स होता क्या है, आप क्या बताएंगे भैया कि किसी कचड़े को जमीन में दबाना क्या कहलाता है, वो लैंड फिश कहलाता है। क्या, कचरा को कचरा को जमीन में दबाना क्या होता है, वो लैंड फिल्स के अंतर्गत आता है। अब रिसाइकलिंग क्या हो गया, रिसाइकलिंग हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। रिसाइकलिंग का काम क्या है कि आप देखे होंगे इस समय नगर निगम की गाड़ियां शहरों में चलती हैं, वो घर घर जाके कचरा ले आती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे कचरे को गाड़ी में इकट्ठा करके ले जाते हैं अपने कहाँ, स्टेशन पे, जहां बायो बायो स्टेशन होता है, जहां गैस बनती है, वहां ले जा करके उस कचड़े से क्या कर सकते हैं, उस कचड़े से गैस बनाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे कहीं गड्ढे या नालों में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये क्या होती है, अपने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती भाई, उससे काम भी हो गया, गैस भी मिल गई, उसका उपयोग कर रहे हैं ना, रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो वही क्या है आपकी, वो रिसाइकलिंग कहलाती है। कि दोबारा प्रयोग में लाने वाले को क्या बोलते हैं, कचड़े को पुनः उपयोगी वस्तु में बदलना हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग कहलाते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ को जलाना, ये क्या होता है, कचड़े को जला करके मेरे प्यारे दोस्त हम नष्ट करना, ये क्या है,
ये कम अपशिष्ट पदार्थ का जलाना, इससे क्या होगा, प्राकृतिक को नुकसान होता है, इससे प्राकृतिक का नुकसान होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हमें कचरे को नहीं जलाना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि रिसाइकलिंग वाले को ही क्या करें, उपयोग में लाएं, उसे हम कचरे से कोई उपयोगी वस्तु को बनवा सकते हैं। देखिए आज जैसे मान लीजिए पुराने पुराने कपड़े हो गए, अब गांव घर में क्या हो रहे हैं, घूम घूम के उससे क्या मैटी बना दे रहे हैं, ये सब क्या है, आपकी रिसाइकलिंग हो गई, पुराने कपड़े का उपयोग करके नया मटेरियल आपको दे रहे हैं ना। तो ये सब किसके अंतर्गत है, रिसाइकलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है पीपी के अंतर्गत आता है, पीपीई। अब बताइए पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, पी का मतलब पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये किसके अंदर आते हैं, ये पीपी का फुल फॉर्म होता है। कहीं कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो आपका पीपी की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो मेरे प्यारे दोस्त पीपीई ये एक से लेकर के कितने होते हैं, एक से लेकर के पीपी 8 तक होते हैं, कितने, पीपी 8 तक होते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से अपने क्या पढ़ेंगे, फुल थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे। वो थ्योरी आपको कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त, आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना होगा। बहुत अच्छे से आपकी होली की बात क्या होगी, क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आपको फिटर की फुल थ्योरी पढ़ना है मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना होगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है, तो देखिए हथौड़ा क्या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया हथौड़ा तो कोई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत नहीं आता, स्पैनर भी नहीं आता, फाइल भी नहीं आता, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब टूल्स के अंतर्गत आते हैं, किसके, टूल्स के अंतर्गत आते हैं, कटिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स। जो आपको सेफ्टी गॉगल्स होता है, ये किसके भाई साहब, ये सेफ्टी सुरक्षा के अंतर्गत आता है, किसके, सेफ्टी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि वर्कशॉप सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए भाई, वर्कशॉप का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, वर्कशॉप का सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, गुणवत्ता सुधारना। भाई ये वर्कशॉप की सुरक्षा के अंतर्गत नहीं, ये तो सब इसके प्रॉफिट हैं, ये सब क्या है, ये सब इसके, देखिए अगर सॉरी, ठीक है, ये क्या है, इसके प्रॉफिट है भाई। अगर उत्पादन बढ़ेगा कंपनी का लाभ होगा, वर्कशॉप कंपनी का लाभ होगा, लागत कम होगा तब भी कंपनी का लाभ होगा, गुणवत्ता में सुधार करेंगे तब भी कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा क्वेश्चन, वर्कशॉप सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य, भाई दुर्घटनाओं को रोकना, क्या, दुर्घटना अगर रोकेंगे, ये किसके अंतर्गत आती है, वर्कशॉप सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, या इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई दुर्घटना को रोकना, प्रिवेंटिव एक्सीडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशमक उपयोग किया जाता है, पानी प्रकार, फोम प्रकार, सीओटी प्रकार, रेत। बताइए कि विद्युत से कोई आग लग गई, क्या लग गई, विद्युत से आग लग गई, तो अब आप किससे बुझाएंगे, पानी से। अब बताइए मान लीजिए आग लग गई, विद्युत से लगी, आप पानी डालेंगे, भाई पानी क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, आप भी उसके दायरे में आ जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब फोम हो गया, भाई साहब तरल पदार्थों के जैसे पेट्रोल डीजल से आग लग गई, हम क्या करेंगे, फोम का उपयोग करके आग बुझा सकते हैं। ठीक है, तो अगर विद्युत से आग बुझाना है मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका उचित है वो CO2 है, क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए, किसका, CO2 का उपयोग करना चाहिए। अब सैंड का उपयोग कहाँ करना चाहिए, भाई सैंड का उपयोग, रेत का उपयोग मेरे प्यारे दोस्त आप कहाँ पर करते हैं, कि जैसे नॉर्मली आग लग गई तो आप भाई साहब हर आग में रेत का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आग लगी हो, जैसे विद्युत हो गई, लकड़ी से हो गई, तो मेरे प्यारे दोस्त किसका प्रयोग कर सकते हैं, रेत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत से आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये विद्युत का चालक नहीं होता, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
ये मेरे प्यारे दोस्त आपका विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, ये आग को ऑक्सीजन से क्या करता है? अलग करता है। CO2 क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। CO2 ऑक्सीजन को अलग करता है। ठीक है, क्या करता है? अलग करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक कि क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल उपकरण को नुकसान भी कम पहुंचाता है। जो CO2 होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये मेरे प्यारे दोस्त इलेक्ट्रिकल उपकरण को भी नुकसान कम पहुंचाता है। ठीक है, अब हम ये तीनों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पानी का प्रयोग क्यों करना नहीं करना चाहिए? देखिए, पानी क्या होता है? वो विद्युत का सुचालक होता है। मैंने बताया कि ये पानी विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोम। फोम का हम कहाँ करते हैं? फोम फोम क्या होता है? विद्युत आग में सुरक्षित नहीं है। ये क्या है? ये विद्युत आग में मेरे प्यारे दोस्त सुरक्षित नहीं है। ठीक है, रेत का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, रेत क्या होता है? ये छोटे स्तर पर काम करता है। ठीक है, लकड़ी से आग लग गई। अब विद्युत से क्या छोटे स्तर पर आग लगती है? नहीं भाई, उस पर बड़े स्तर पर आग लगती है ना, पूरी बिल्डिंग खाक हो जाती है अगर विद्युत से आग लग गई। तो हमें रेत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। अब बताइए कि सुरक्षा संकेतों में खतरे के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे दोस्त, आप जनरली जानते होंगे कि खतरे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लाल का प्रयोग करते हैं। किसका? रेड का प्रयोग करते हैं। कहीं भी देखेंगे आप कि साइन बना होता है, अगर लाल कलर का साइन है तो समझिए यहाँ खतरा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मामूली कट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या है? बताइए। आप बचपन में मानते हैं, बचपन में आप पेंसिल छील रहे थे, ब्लेड थे, कट लगती थी, आप क्या करते थे? बताइए। जैसे ये पेंसिल हो गई, उसे नोक, उसकी नोक को बनाने के लिए आप क्या करते थे भाई साहब? आप क्या करते थे? ब्लेड से उसको छीलते थे बढ़िया से, एकदम गोला गोला अच्छे से। तब तक क्या लगती थी? आपको चोट लग जाती थी। जब वो चोट लगती थी तो आप क्या उपचार करते थे? क्या आप दौड़ के डॉक्टर के पास जाते थे? नहीं, आप क्या करते थे? उसे दबा देते थे मुंह में। जब उसको मुंह में आप दबा लेते थे, कुछ देर दबा के ऐसे ऐसे करते रहते थे, तो उसमें क्या होता था? खून कुछ देर बाद रुक जाता था। या तो आपका जो लास्ट ऑप्शन था, उसे जाकर के क्या करते थे? अच्छे से धुल करके कुछ देर दबाते थे, फिर धुल करके उसमें कोई ना कोई पट्टी बांध लेते थे। तो क्या है जो प्राथमिक उपचार है? ग्रीस लगाना चाहिए? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। नजरअंदाज करना चाहिए? ये भी नहीं करना चाहिए। तेल लगाना चाहिए? नहीं। हमें क्या करना चाहिए? जहां आपको मामूली कट लगा हो, वहां उसे धो करके पट्टी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वॉश एंड बैंडेज। क्या करना चाहिए? वॉश एंड बैंडेज का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। बताइए, इन चारों ऑप्शन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बताइए भाई। देखिए कि अगर आप गैस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं ना, गैस वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो आप जो जनरली सामान्यतः मेरे प्यारे दोस्त किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है? क्या है? ए सही जवाब है। अब हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या, वो क्या करता है? वो दहन को तेज करता है। जो ऊष्मा होती है वो उसे तेज करता है। ठीक है, एसिटिलीन, एसिटिलीन एक ज्वलनशील गैस है। भाई जब एक ज्वलनशील गैस और एक ऑक्सीजन दोनों मिक्सअप होंगे, ये दहन को भाई साहब क्या करेगा? बढ़ाएगा। और ऑक्सीजन क्या होगा? ये ज्वलनशील है भाई, ये जलती रहेगी और ये क्या करने का भाई? वो पीछे से प्रेशर देगा, हाँ तेज हो जाओ तेज हो जाओ, ये तेज होता चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं गैस वेल्डिंग में प्यारे दोस्त ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों मिला करके लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस का क्या करते हैं? ऊष्मा जनरेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये दोनों अगर मिल करके मेरे प्यारे दोस्त कितने डिग्री सेल्सियस का आपसे पूछ लिया, लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस का ऊष्मा जनरेट करते हैं। कितने? 3200 डिग्री सेल्सियस का। बात समझ में आई ना?
तो इसे हम जनरली आम भाषा में क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इन दोनों के मिश्रण को मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। क्या कहता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। बात समझ में आई ना, क्या कहा जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ रही है ना। अब बताइए कि हम गैस वेल्डिंग में नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गैस वेल्डिंग में नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। भाई साहब, नाइट्रोजन का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेल्डिंग गैस के लिए उपयोग में है ही नहीं। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है ना, वो वेल्डिंग गैस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, जिसकी यही बात है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये मेरे प्यारे दोस्त आमतौर पर MIG वेल्डिंग, किसमें, MIG वेल्डिंग में प्रयोग सील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कहां किया जाता है, ये सील्डिंग क्या करने, सील्डिंग गैस के रूप में क्या कहते हैं, सील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सील्डिंग गैस के रूप में। अब इससे कौन सी वेल्डिंग करते हैं, इससे MIG, क्या MIG वेल्डिंग करते हैं। कौन सी, MIG वेल्डिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब होगा। हीलियम का प्रयोग कहां करते हैं, तो हीलियम का प्रयोग मेरे प्यारे दोस्त हम बताइए कहां करते हैं। तो हीलियम का प्रयोग या TIG, इसमें TIG या MIG वेल्डिंग में, ठीक है, सील्डिंग गैस का के रूप में हम क्या करते हैं, हीलियम गैस का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हीलियम गैस का उपयोग हम किस वेल्डिंग में करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, TIG या मेरे प्यारे भाई MIG वेल्डिंग में, वेल्डिंग के रूप में हम क्या करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्कशॉप में हाउस कीपिंग का अर्थ क्या होता है। भाई ये बहुत पूछा गया है, ये सब क्या है, ये सब आपके सिलेक्टेड प्रश्न है भाई साहब, ये सब क्या है, ये सब सिलेक्टेड। आप एक एक प्रश्न मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है इसमें। वर्क पीस में हाउस कीपिंग का अर्थ क्या है, केवल मशीन साफ करना, औजार बॉक्स में रखना, साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना, रोज फर्श धोना। भाई जो हाउस कीपिंग का होता है वर्कशॉप में, उसका मतलब होता है कि साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना। क्या, साफ सफाई भी रखना और वहां की जो मेंटेनेंस होती है, क्लीनेस होती है ना, उसको भी क्या करना होगा, आपको बनाए रखना होगा। ठीक है, साफ सफाई के साथ साथ व्यवस्था भी बना के रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। बात समझ में आई। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 तक है ना। ठीक है, ये आपके इतने 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पूरी क्लास को अच्छे से देखेंगे, जब तक हम कराएंगे फर्स्ट ईयर का, भाई साहब अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो सारे डाउट इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे, आपको पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। जाते जाते हम एक बार फिर से बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने प्यारे दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं, मेरे प्यारे दोस्त एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाकर के सारे फीचर्स देखिए। फीचर्स देखने के बाद आप यूट्यूब पर आइए, डेमो देखिए। डेमो देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप होली के बाद हमारे सभी कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, कब, होली के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, कोर्सेज हो सकता है आपका 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सब से कोई भी डाउट हो तो आप हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर क्या है कि 638617701821। ठीक है, ये आपके इस नंबर पर कॉल करेंगे, सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।